नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीजगणितीय व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजगणितीय व्यंजक होता क्या है, उनकी विभिन्न संक्रियाओं पर कैसे हम प्रयोग करते हैं, आदि के बारे में हम लोग आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बीजगणितीय व्यंजकों में संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग। किसी अज्ञात संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी आदि या हिंदी वर्णमाला के क, ख, ग या र, ल आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इन संख्याओं को अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। तो हम यहाँ कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे किसी संस्था में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहां प्रत्येक सदस्य से 2 पौधे लगाने के लिए कहा गया। यानी जितने भी वहां सदस्य हैं, सभी सदस्यों को क्या करना है, 2 पौधे लगाना है। तो अब हम अगर क्रम से चलते हैं कि जैसे पहला सदस्य लगाएगा तो वह 2 पौधे को लगाएगा, उसी तरह दूसरा सदस्य भी लगाएगा तो वहां पर वह 2 पौधे लगाएगा और कुल संख्या पौधों की हो जाएगी तो वह 2 धन 2। अर्थात यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ये कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह तीसरा सदस्य जब लगाएगा तो वह भी 2 पौधे को लगाएगा और कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पौधों की संख्या 6 हो जाएगी। इसी तरह यदि 10वां सदस्य लगाता है तो वह 2 पौधे को लगाएगा और कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पौधों की संख्या 20 हो जाएगी। यदि हम यहाँ सदस्यों की संख्या अज्ञात है और ये मानते हैं कि n सदस्य जो हैं वह लगाएंगे तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी प्रत्येक सदस्य के द्वारा 2 लगाया गया तो हम उसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n। तो यहां यह देखा जाए कि जो सदस्य है, सदस्य के लिए अब हम यहां मान करते हैं, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां n की वैल्यू 2 है, यहां n की वैल्यू 3 है और इसमें n की वैल्यू 10 है। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यानी यहां पर n जो है वह कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो अगर इसी को इस तरह से हम समझें कि मान लीजिए यहां पर सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या और इधर पौधों की, नीचे जो है वहां हम क्या कर लेते हैं, पौधों की संख्या। तो अगर पहला सदस्य पेड़ लगाता है तो वह 2 लगाएगा, दूसरा भी लगा देगा तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तीसरा सदस्य लगा देगा तो पौधों की संख्या 6 हो जाएगी। इसी क्रम में यदि 10वां सदस्य लगाएगा तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 50वां सदस्य यदि संस्था का पेड़ लगा देता है तो पेड़ों की संख्या यानी वृक्षों या पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। और यदि उसी क्रम में n सदस्य लगाते हैं तो पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह 2n हो जाएगी। तो इस क्रम में हम यदि कहें कि यहाँ पर जो
संख्याएं हम संख्या संकेतों 0, 1, 2 से प्रारंभ करते हैं, तो संख्या संकेतों 0 से लेकर 9 से निरूपित करते हैं, तो ऐसी ही संख्याओं की बात हम अंग्रेजी या हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब संख्याओं और अक्षर संख्याओं, यहां पर संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाओं की बात करते हैं। तो जो संख्याएं और अक्षर संख्याएं हैं, उनमें जो अक्षर संख्याएं हमारी हैं, अक्षर संख्याएं जिसको यहां x, y, z या a, b, c के रूप में हम दर्शाने के काम में लेंगे, तो सभी मूल संक्रियाएं, जितनी भी हमारी मूल संक्रियाएं हैं, तो आंकिक संख्याओं के प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी जो मूल संक्रियाएं हमारी आंकिक संख्याओं के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तो अक्षर संख्याओं के लिए भी वो मूल संक्रियाएं क्या होती हैं? वह अक्षर संख्याएं। अक्षर संख्याएं क्या हैं? हमारी ये ए बी सी या एक्स वाई जेड। तो वह संक्रियाएं अक्षर संख्याओं के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इन्हीं तथ्यों को, इन्हीं संक्रियाओं पर अक्षर संख्याओं और आंकिक संख्याओं दोनों के प्रयोग की संक्रिया को हम देखते हैं। जैसे यहां पर योग की संक्रिया, तो अब ये आपकी संख्याएं हैं और इन संख्याओं पर जब योग की संक्रिया करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? योगफल। तो जब हम योगफल की बात करते हैं, तो यहां जैसे लिखा हुआ है आपका कि 5 और 4 को जोड़ने पर, जब 5 और 4 को जोड़ने पर, तो यहां जो योगफल का रूप होता है वह 5 धन 4। उसी तरह x और 4, यहां रा एक्स वाई ए बी सी। तो जब हम यहां पर रा और 4 को जोड़ते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? यहां रा धन 4 आ जाएगा। वहीं x और y को जब हम जोड़ते हैं तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और a b c को जोड़ने पर योगफल क्या मिलेगा हमको? a प्लस b प्लस c। तो यहां हम ये देखते हैं कि जैसे हमारी आंकिक संख्याएं, उनका योगफल के लिए हम 5 धन 4 का प्रयोग करते हैं, उसी तरह आंकिक और अक्षर संख्या रा धन 4, अक्षर संख्याओं का योग x y को जोड़ने पर x प्लस वाई और a b c को जोड़ने पर a धन b धन c हमको प्राप्त होता है। अब अंतर की संक्रिया को देखते हैं। जैसे 10 में से 3 घटाने पर, तो 10 में से 3 घटाने पर जो यहां पर हमको प्राप्त होगा उसको हम व्यक्त करेंगे 10 माइनस 3। वहीं जब हम x में से 5 घटाने पर, x में से 5 घटाने पर, तो यहां पर जो हमें प्राप्त होगा वह x माइनस 5 प्राप्त होगा। वहीं 5 में से x को घटाएं, यदि हम 5 में से x को घटा दें तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? 5 ऋण x। और यदि x और y को घटाएं, किसे? x और y को घटाने पर, तो यहां x और y को घटाएंगे तो x माइनस y प्राप्त होगा।
और x में से शून्य को घटाएं, ये भी मिलता है। x में शून्य को घटाएं तो यहां मान क्या आ जाएगा, x माइनस शून्य। तो यहां पर भी देखिए कि जो हमारी आंकिक संख्याओं में घटाने या अंतर की संक्रिया की बात करते हैं, वही चीज संख्याओं के साथ अक्षर संख्या या अक्षर संख्याओं में भी अंतर या घटाने की संक्रिया का रूप मिलता है। गुणा की संक्रिया, तो गुणा की संक्रिया है क्या, बार बार जोड़ने की जो संक्रिया। गुणा को हम क्या कह सकते हैं कि बार बार जोड़ने की जो संक्रिया के समान होती है। तो यहां जैसे हम देखते हैं कि 2 धन 2 धन 2 4 बार हमको जोड़ना है, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, 2 धन 2 धन 2 धन 2। तो यहां इसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि कितनी बार हमको जोड़ना है, 4 बार। तो 4 कितनी संख्या से कितनी संख्या को 4 बार जोड़ना है, कौन सी संख्या है, 2। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 4 गुणे 2 बराबर 8। और यहां पर भी 4 बार जब हम जोड़ देते हैं तो उसका मान भी आता है 8। उसी तरह हम यदि यह कह दें कि x धन इसको हम क्या करते हैं, इसको 4 बार जोड़ते हैं, सॉरी गुणा करते हैं। तो 4 बार जब हम जोड़ के और गुणे की बात करते हैं तो x धन x को 4 बार हम जोड़ें तो यहां यह भी आप कर सकते हैं, जैसे x धन x धन x धन x, यानी हमने इसको 4 बार जोड़ा। अब जैसे आंकिक संक्रिया में मैंने किया कि 4 गुणे x, कितनी बार जोड़ना है, 4, उससे गुणा करेंगे जिस संख्या को 4 बार जोड़ना, तो इसका मान भी हमको मिलेगा कितना, 4x, और 4 बार जोड़ेंगे तो उसका मान भी हमको मिल रहा है 4x। इसी तरह यदि आप a को आप क्या करते हैं, 3 बार जोड़ते हैं, जब 3 बार जोड़ेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 3 गुणे a यानी 3a। उसी तरह आप एक, मान लीजिए कोई संख्या 1 है तो 1 को आप कितनी बार, x बार जोड़ते हैं, तो इसका मान जितनी बार जोड़ते हैं उससे गुणा करते हैं, किसमें, जिस संख्या को जोड़ा जाता है यानी 1, तो आपका मान आ जाएगा कितना, x। उसी तरह जब हम शून्य की बात करते हैं, जैसे शून्य को हम कितनी बार जोड़ते हैं, x बार, तो शून्य को x बार जोड़ते हैं तो x गुणे शून्य, और किसी भी मान में हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आएगा, उसका मान शून्य आएगा। जैसे शून्य को आप जोड़ रहे हैं, शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य, उसी तरह धन शून्य, यानी यह आप x बार तक जोड़ते जाते हैं। तो हर बार के जोड़ में आप देखेंगे कि ये शून्य शून्य का योग शून्य, शून्य शून्य का योग शून्य, तो इस तरह उसका मान कितना आता है, उसका मान शून्य आता है। उसी तरह भाग की संक्रिया को, जैसे 20 को 5 से विभाजित करने पर, जब हम 20 को 5 से विभाजित करते हैं तो यहां 20 भागे 5, और इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 20/5। उसी तरह a को b से विभाजित करें, यदि a को b से विभाजित करने पर तो यहां a भागे b, और इसको हम लिख सकते हैं a/b।
40 को यदि हम Q से विभाजित करें, 40 को किससे विभाजित करें? Q से विभाजित करें, तो यहां 40 भागे Q की बात करेंगे तो यहां इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 40/Q हो जाएगा। उसी तरह यदि हम P को 4 से विभाजित करें, P को 4 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा P भागे 4 और इसका मान आएगा P/4। तो यहां हम ये देखते हैं कि जिस तरह हमारा संख्याओं, आंकिक संख्याओं में भाग संक्रिया का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम आंकिक संख्याओं के साथ अक्षर संख्याओं या अक्षर संख्याओं का अक्षर संख्याओं से भाग की संक्रिया की क्रिया प्रयुक्त करते हैं या कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम चर और अचर की। तो जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर, और जिनका मान नहीं बदलता यानी विभिन्न परिस्थितियों में उनका मान नहीं बदलता, वे क्या कहलाती हैं? वे अचर राशि कहलाती हैं। तो यहां जैसे हम इसका उदाहरण लें कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहां अब ये सूत्र है आपका, और एक उदाहरण लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो यहां चली गई दूरी, चाल और समय में संबंध देखा जाता है। यहां पर यदि हम देखें तो मोटरसाइकिल जो है उसके द्वारा चली गई दूरी, चाल और समय के मध्य क्या करते हैं? संबंध को देखते हैं। अब जैसे यहां दूरी, मान लीजिए वह दूरी जो है कितना चलता है? दूरी s किलोमीटर की बात करते हैं। चाल उसकी दिया हुआ है, चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, और समय जो है, समय ज्ञात नहीं है, तो समय बराबर t मान लेते हैं। तो अब यहां इस सूत्र में यदि हम देखेंगे तो दूरी s बराबर 40 गुणे t। तो अब यहां पर जब हम देखते हैं तो इसको अगर हम इस तरह से समझें कि तीनों को अलग अलग क्रम में रखते हैं, जैसे हम पहले समय घंटे में रख लें, फिर उसके बाद दूरी की बात करते हैं। यहां दूसरी तरफ, एक तरफ हमने क्या किया? समय को रख लिया, और दूसरी तरफ हमने आपका पूरा रख लिया 40 गुणे t, यानी चाल गुणे समय की हमने बात कर दी, और इधर हमने दूरी रख ली। अब समय यदि 1 घंटे का लगा, समय 1 घंटे का लगता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 40 गुणे 1 और दूरी हो जाएगी 40 किलोमीटर। वहीं यदि समय 2 घंटे की बात करते हैं तो 40 गुणे 2 की बात कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां 80 हो जाएगा। वहीं 3 घंटे का समय लगता है तो 40 गुणे 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर 120 किलोमीटर की बात हो जाएगी। और यदि
t समय लगा, तो यहां पर 40 गुणे t होगा और दूरी जो है वह 40 t में दिखाई देगी। तो यहां हम ये देखते हैं कि परिस्थितियों में जो मान परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिनका मान बदलता है उन्हें हम चर कहते हैं, और जिनका मान परिवर्तित नहीं होता उन्हें हम अचर कहते हैं। तो इस उदाहरण में यदि हम देखते हैं तो यहां पर किसमें परिवर्तन, जो आपका t है और s है, यानी आपका समय और आपकी दूरी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों चर हैं। लेकिन वहीं 40 क्या है, 40 अचर है। तो यहां पर समय और दूरी ये दोनों परिस्थितियों में बदलते रहें तो ये क्या कहलाएंगे, ये चर कहलाएंगे। लेकिन जो 40 मान आपका दिया गया है यह स्थिर है, तो यह क्या है, यह अचर है। तो यहां ये चीज समझिए कि जिन चीजों जैसे समय और दूरी विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तित हो रहा है इसलिए यह चर है, और 40 जो आपकी चाल दी गई है वह स्थिर है, तो यह क्या है, यह इसमें अचर है। तो कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर, कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर यह बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक क्या है कि जब कोई चर या अचर संख्या है या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रिया के चिन्हों से युक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब व्यंजकों के पद की बात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक व्यंजक हम लेते हैं, एक व्यंजक 5x² प्लस 7xy माइनस 1, ये क्या है, यह एक व्यंजक है। तो अब इस व्यंजक में देखें तो x और y, इसमें दो चीजें, कौन कौन, x और y, ये क्या हैं, x और y ये चर हैं। और वहीं 5, 7 और -1, 5, 7 और -1 ये क्या है, 5, 7 और -1 ये इस व्यंजक में क्या है, यह अचर हैं। तो यहां देखा जाए तो 5x², 7xy और -1 इन तीनों के योग से व्यंजक बना है। जो व्यंजक बना है यह इन तीनों के योग से है। किनके किनके, 5x², 7xy और -1, इनका जो योग है, इनका योग जो है, इन्हीं के योग से क्या हुआ, इन्हीं के योग से व्यंजक का निर्माण हुआ या व्यंजक बना है। तो यहां व्यंजक जो है इसको जैसे 5x², जैसे 5x² की बात करें तो यह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 गुणे x गुणे x, इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं।
और 7xy है तो 7xy को आप व्यक्त कर सकते हैं 7 गुणे x गुणे y, इस रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें यदि देखते हैं कि जो भी हमारे उपर्युक्त व्यंजक, इनके योगफल से जो व्यंजक हैं उन्हीं के योगफल से आपका यह समीकरण इक्वेशन प्राप्त हुआ है। तो यहां हम ये देखते हैं कि ये जो व्यंजकों के खंड हैं, यानी जो हमारे व्यंजक के खंड हैं तीनों 5x², 7xy और -1, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये मूल व्यंजक के पद हैं। ये क्या हैं, ये मूल व्यंजक के पद हैं। समान सजातीय तथा असमान विजातीय पद। तो समान सजातीय और विजातीय पद में जिन पदों के बीजीय व्यंजक या बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी समान या सजातीय की, कि किसी भी व्यंजक में, यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यंजक का उदाहरण आप लीजिए कि जैसे आपने उदाहरण लिया 2xy - 3x। यहां पर हम उदाहरण लेते हैं 2xy - 3x + 5xy, तो -4, ये हमने क्या लिया, इसमें जो पद हैं कौन कौन से हैं, xy, 2xy, 5xy, इन दोनों को। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि 2xy का जो गुणनखंड होगा, 2xy का गुणनखंड वह 2 गुणे x गुणे y। वहीं जब हम 5xy का गुणनखंड लेते हैं तो उसका गुणनखंड होगा 5 गुणे x गुणे y। तो यहां इनके बीच में देखें तो जो बीजीय चर हैं, जो बीजीय चर x y x y, तो बीजीय चर गुणनखंड क्या है, वह एक समान है। वह क्या है, वह एक समान है, इसलिए ये समान सजातीय पद हैं। xy और xy ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो बीजीय चर हैं, इसमें जो बीजीय चर हैं वो क्या हैं, वह समान हैं, इसलिए सजातीय पद हैं। तो एक ही व्यंजक में सजातीय पद होने पर सजातीय पदों को जोड़कर सरल कर लिया जाता है। अगर उनका चिन्ह समान है तो जोड़ लेते हैं, और चिन्ह असमान है तो जोड़ की संक्रिया में घटाने की क्रिया होती है। अब विजातीय या असमान पद, जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। जैसे अब यहां पर आप उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं कि 2xy - 3x + 5xy - 4। तो यहां पद जो आपका 2xy और -3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड हैं। इसमें x और y है, इसमें x और y है, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ x है। इसलिए ये क्या है, ये दोनों
क्या हैं? ये दोनों असमान पद हैं। इसी प्रकार 2xy और 4 या 5xy और 4 में देखें तो यहां पर भी क्या है? ये असमान पद हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं हैं या समान नहीं होते, उन्हें विजातीय या असमान पद कहते हैं। एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। तो यहां पर जब हम व्यंजक के पदों के संबंध में देख चुके और बीजीय व्यंजक जो हैं उनमें केवल एक पद हो तो वह क्या कहलाता है? वह एक पदी कहलाता है। तो वहीं जब एक व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों, वे असमान पद हों, दो पद हों और वो क्या हों? वो असमान पद हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्विपद कहते हैं। वहीं बात करते हैं कि जब जैसे अब हम बात करते हैं किसकी? 9pq। तो अब यह व्यंजक क्या है? यह व्यंजक द्विपद नहीं, यह क्या है? यह एक पदी है। और जब तीन असमान पद हों, जिस व्यंजक में क्या हों? तीन असमान पद हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे त्रिपद व्यंजक कहते हैं। दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक को क्या कहेंगे? उसे हम बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। धन्यवाद।